Unacademy. Let's crack it. हेलो एस्पिरेंट्स, लर्नर्स। आज हमारे साथ यूपीएससी सीएससी टॉपर कस्तूरी पांडा ऑल इंडिया रैंक 67 मौजूद हैं और वो उड़ीसा से हैं। और आज की इस छोटे से सेशन में हम यहाँ पर यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन की छोटी लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें जो हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो कस्तूरी जी, आपका इस प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है और आपको, आपके परिवार को इस सुंदर उपलब्धि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहले नमस्ते एंड थैंक यू सो मच। तो मेरा इसी के रिगार्डिंग पहला सवाल यही होगा कि जब आपने रिजल्ट देखा तो कैसा आपका रिएक्शन था, फैमिली का कैसा रिएक्शन था, आप अपनी रिजल्ट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? सबसे पहला रिएक्शन तो बहुत शॉकिंग था जब मैंने पीडीएफ देखा एंड आई फाउंड माय नेम। मैंने कंट्रोल F करके सर्च किया था, बट मुझे फिर भी ऐसे डाउट था कि इफ दैट्स रियली मी, इंडिया में तो पॉपुलेशन इतना ज्यादा है तो कोई और भी तो हो सकता है इसी नाम से। देन मैंने रोल नंबर अपना फिर से मैच किया एंड देन समथिंग सिंक्ड इन कि हाँ मैं ही हूँ। And it was very I don't know, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बहुत शेकी मोमेंट था एंड शॉकिंग था। And फिर then when I shared it with my parents, सब बहुत इमोशनल थे। It was a long journey. ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। पिछले अटेम्प्ट में I gave interview and गैप सिर्फ 10-11 मार्क्स का ही था। So I was, बस इस बार तो हर एस्पिरेंट जैसे था कि लिस्ट में नाम आ जाए and I got a higher rank, so उसके लिए very very grateful, happy and like thank you everybody who was involved, the whole universe। किसी की तो conspiracy थी जो हो गया बस। वाकई में इतनी लंबी जर्नी जो है वो तय करने के बाद अपना नाम उस लिस्ट में देखना बहुत खुशी भरा माहौल पूरे परिवार के लिए भी होता है। तो जैसे आपने बताया कि सेकेंड अटेम्प्ट था, एक बहुत लंबी जर्नी जो है वो आपने तय की है और इस जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं। रोज जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि पढ़ने का मन भी करे और काफी बार डीप मोटिवेटेड जो है वो भी फील होता है। तो इतनी लंबी जर्नी अपने आप में एग्जाम की प्रिपरेशन की जो जर्नी है और उसके बाद एग्जाम की अपने आप में जो जर्नी है वो भी पूरी 1 साल की है। तो इस पूरी जर्नी में आप कैसे खुद को मोटिवेटेड रख पा रहे थे? सबसे पहले तो मोटिवेशन परमानेंट तो नहीं होती, बहुत फ्लक्चुएशन होता है सबकी तरह। ऐसे बीच बीच में मन में आता है कि नहीं और नहीं देना और नहीं होगा, गिव अप कर लेना है और नेक्स्ट अटेम्प्ट रहने दो। स्पेशली जब पहले अटेम्प्ट के बाद मैंने फेलियर देखा तब एक्सपेक्टेशन खुद से बहुत ज्यादा था। मैंने तभी एक्सपेक्ट किया था कि कुछ सर्विस मिल जाए और सब चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। तब तो शायद सपना इतना था कि आईएससी मिल जाए पहले अटेम्प्ट में। फर्क बहुत था एटीट्यूड में, फर्स्ट एंड सेकंड में बहुत इट वाज वेरी मतलब बहुत डाउन टू द अर्थ कर दिया वो सिचुएशन ने एंड डिफिकल्ट था। आई डिडंट वांट टू गिव अनदर अटेम्प्ट। Thankfully and luckily I have a very positive environment, बहुत supportive है, unlimited support दिया है मुझे फैमिली ने, especially my parents, they have sacrificed a lot। उन्होंने ही encourage किया कि मैं दूसरा attempt दूं, otherwise I lost hope and कुछ दिन तो result आने के बाद ऐसे ही होता है कि अब गिव अप करना चाहते हो, कुछ और ट्राई कर लेती हूँ, कुछ और कर लेती हूँ। तो मोटिवेशन तो ऐसे अप डाउन होता रहता है एंड अंदर से कुछ एक बीच बीच में आवाज आ जाती है कि मैंने शुरू किया है तो इसको खत्म कर लेते हैं। तो कभी कभी पढ़ने का मन वैसे हो जाता है, फिर कभी कभी अगर आपके आसपास ही बहुत सपोर्टिव लोग हों तो वो एनकरेज करते हैं कि नहीं हो जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कभी कभी हमारा अपने आप से ऐसे बिलीफ नहीं होता है कि हो पाएगा, वो तो बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स होता होगा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन पेरेंट्स का आपके अंदर बिलीफ होता है, कहाँ से आता है तो मैं नहीं समझा सकती, मुझे भी समझ में नहीं आता, बट दे हैव द बिलीफ एंड होप कि तुमसे हो जाएगा। somehow they just know things are going to happen good
and thankfully they turned out good. I'm very blessed. बिल्कुल सही। काफी बार जो है वो हमारे आसपास का जो वातावरण है उसमें जुड़े जो लोग हैं वो भी हमें एक तरीके से एक एक्स्ट्रा पुश देते हैं इस तरफ कि एग्जाम जो है उसमें आगे बढ़ते रहो। बहुत सही कहा आपने। जैसे इस समय में ये जो वीडियो देख रहे होंगे उसमें अलग अलग लेवल पे एस्पिरेंट्स होंगे। लेवल एज इन कुछ यहाँ पर बिगनर्स भी होंगे, कुछ अभी जस्ट प्रीलिम्स का पेपर आने वाला है उसकी जद्दोजहद में भी लगे होंगे। तो हम इन दोनों के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। दोनों ही ऑडियंस जो है उसको थोड़ा सा आपके थ्रू यहाँ पर उनके दिमाग में जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा अगर हम बिगनर्स की तरफ चले तो आपको क्या लगता है यहाँ पे बहुत बार NCERTs जो है इन किताबों की बात होती है कि इन्हें पढ़ना चाहिए या फिर नहीं, सीधा हम स्टैंडर्ड सोर्सेज की तरफ बढ़ जाते हैं। आपका क्या मानना है कि NCERTs का क्या रोल रहता है बिगनर्स के लिए, कितना महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो मुझे ये बात मतलब जब खुद भी प्रिपेयर कर रही थी मन था कि सबके साथ शेयर करूं। आई हैड दिस फीलिंग कि एक अजीब सा इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है हमारे जनरेशन के लिए। रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है एंड वी हैव दिस क्रेजी लूप कि मुझे ये टॉपर ने ये बता दिया तो ये भी करना है, वो टॉपर ने वो बता दिया तो वो भी करना है। एंड जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी मैं एनकरेज नहीं करूंगी कि आप बस सुन लो कि मैंने क्या किया था और पढ़ लो। हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए। पर्सनली मैंने ये फील किया था कि मेरी स्ट्रैटेजी भी अलग होनी चाहिए। एनसीईआरटीज का बहुत इम्पोर्टेंस है लेकिन लिमिटेड सब्जेक्ट्स में है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। ज्योग्राफी का जैसे मैंने 11-12 का कंप्लीट किया था, हिस्ट्री का जब मैंने शुरू किया था तब एनसीईआरटी मैंने 11-12 वाला प्रॉपर रीडिंग लेके छोटे छोटे ऐसे इम्पोर्टेंट किंग्स हो गए, इवेंट्स हो गए, क्योंकि डिटेल क्वेश्चन यूपीएससी आजकल एंशिएंट और मिडिएवल से नहीं पूछती है। तो आपको आजकल प्रीलिम्स में बहुत रीजनिंग टाइप मतलब हिस्ट्री में भी एनालिसिस वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो इतना है कि आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि इसके बाद ये किंग के बाद ऐसा क्यों हुआ। एक होती है कि उनका सक्सेशन ऐसे होता है वैसे होता है, तो सब कुछ रटना नहीं है, सारे बुक्स को याद रखने की जरूरत नहीं है। आप कुछ कुछ इवेंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। सबको पता है कि प्रीलिम्स में गेस तो थोड़ा एजुकेटेड गेस तो सबको करना होता है कि अगर इस किंग का मतलब सक्सेशन ऐसे हुआ था तो किसी और डायनेस्टी में सिमिलर हो सकता है एंड आप आंसर के करीब आ जाओगे। वैसे मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या बताया। इकोनॉमिक्स का मैंने सिर्फ क्लास 11 का एनसीईआरटी लिया था। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, तो उसका शुरू में आई डिडंट टेक अ क्लासरूम कोचिंग। तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने के लिए मैंने 11-12 का बुक रीडिंग पूरा किया था 11 और 12 का। बट देन आई डिडंट मेक नोट्स या फिर सेकेंड टाइम आई डोंट थिंक मैंने वो पढ़ा है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसको इस फोकस में लीजिए कि मुझे रटना नहीं है, मुझे क्वेश्चंस का आंसर नहीं ढूंढना है, उसमें मुझे सिर्फ समझने के लिए, सो दैट मेरे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। जैसे पर्सनली आई एम फ्रॉम टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, तो मुझे ह्यूमैनिटीज की लैंग्वेज इतनी समझ इतनी नहीं थी शुरुआत में। एनसीईआरटी हेल्प मी इन दैट वे कि उनकी सोच ऐसी होती है, मतलब जो ह्यूमैनिटीज का आंसर में थिंकिंग अप्रोच ऐसे होना चाहिए। एनसीईआरटी में लैंग्वेज बहुत सिंपल होता है, तो आपको इजी होता है वो समझने के लिए। दीज वर द एनसीईआरटीज आई फॉलोड। सारे एनसीईआरटीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि मैंने नहीं किया था तो आप मत करो। क्लास 6, 7, 8 के एनसीईआरटीज भी बच्चे लेते हैं। अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझने में डिफिकल्टी हो रही है तो आई विल एडवाइस कि आप ज्यादा एनसीईआरटीज एक बार रीडिंग लगाओ, सो दैट सिंपल लैंग्वेजेस में सेल्फ स्टडी से ही काम बहुत इजीली हो जाता है, समझने में बहुत इजी होता है। देन उसके बाद आप हायर बुक्स जो बेसिक बुक्स होते हैं, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का हो गया, वो सब उसके बाद आप टेकअप कर सकते हैं। राइट। तो जो बिगनर्स होते हैं उनके दिमाग में एक चीज और भी रहती है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ तो देयर इज फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट में आता है। कोई भी फिलोसोफर जो है वो अपने आइडिया तक पहुंच रहा है सेल्फ एफर्ट्स के जरिए या फिर किसी की हेल्प लेकर। तो सेम यही चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि इस जर्नी में मेंटोरशिप जो है वो कितनी महत्व रखती है
उसकी ज़रूरत है भी या नहीं, और अगर आपने यहाँ पे किसी तरह से मेंटोरशिप ली है तो वो कहाँ से ली और कितनी हेल्प मिली आपको, उसके ऊपर भी थोड़ा सा आप अगर लाइट डालेंगे, रोशनी डालेंगे, तो एस्पिरेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें बहुत हेल्प होगी। अगेन मैं मेंटरशिप में आने से पहले ये भी बोलूंगी मेंटरशिप की जरूरत क्यों है, यहाँ पे बहुत जरूरत है मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज अगेन इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, आप सब पढ़ने बैठेंगे तो कभी कुछ खत्म नहीं होगा। जो चूज करने की भी एक एबिलिटी आती है हमें शुरुआत में, मुझे लगता है कि मेंटरशिप वही हेल्प करती है। स्टार्टिंग में कुछ बेसिक्स बुक हो गया, कोई भी क्वेश्चन को आंसर को कैसे अप्रोच करना चाहिए, आप किसी एक ही मेंटर के पास ही जाएं, ज्यादा बहुत सारे ओपिनियंस ना लें, लेकिन किसी पे तो आपको भरोसा होगा, ट्रस्ट होगा, उसी को शुरुआत में आप उससे डाउट्स पूछ सकते हैं, आप ले सकते हैं कि मेरा डायरेक्शन सही है या नहीं, एंड वो आपको उस दिशा में गाइड करेंगे। एंड देन ग्रेजुअली आपको रियलाइजेशन होगा कि जब मेंटर कुछ बोलता है तो उनके पीछे की थिंकिंग माइंडसेट कैसी है, तो वो वाली थिंकिंग माइंडसेट जब हम में आती है तो आंसर्स ऑब्वियस बेटर होते हैं पहले से। मेरी मेंटरशिप में मैंने जीएस के लिए क्लासरूम कोचिंग नहीं ली थी एंड ऑप्शनल के लिए भी नहीं दी थी, लेकिन जब मैंने पढ़ाई की तो मैंने सोचा कि मैं सब्जेक्ट वाइज चेक करूंगी पहले, मुझे किसमें हेल्प चाहिए, कौन सा मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि मुझे थोड़ा हेल्प हो जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, किसी टीचर सिंपली मतलब समझा देंगे तो जल्दी हो जाएगा। एंड आई रियलाइज्ड कि इकोनॉमिक्स बहुत वास्ट है एंड मेरी उसमें बैकग्राउंड नहीं है, एंड थोड़ी थोड़ी स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं आरबीआई का एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे नहीं आती यूपीएससी के लिए, लेकिन आप वो समझ जाओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। तो उसके लिए मैंने अनअकैडमी से मृणाल सर का कोर्स लिया था, मृणाल पटेल के। उनके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, मतलब आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जिस्ट में पूरा आ जाते हैं, बहुत डिटेल्ड होते हैं। इकोनॉमिक्स के साथ साथ पॉलिटी और कुछ भी जो करंट इवेंट्स होते हैं, सोशल इश्यूज कुछ हुआ, वो साथ साथ ही बहुत कवर कर देते हैं। जो मेंस के माइंडसेट चाहिए कि आप लिंक करके डाइवर्सिटी ला के अपना आंसर प्रोजेक्ट करें, तो मृणाल सर के क्लास और नोट्स के साथ, स्पेशली नोट्स के साथ, मुझे वो टेक्निक समझ में आया कि मेंस को अप्रोच कैसे करा जाए, एग्जामिनर को बताया कैसे जाए। मतलब हम बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन सब कुछ एक साथ छोटे जिस्ट में सब कुछ रिलेट करके 2-3 पेज में लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वो माइंडसेट, वो थिंकिंग बहुत हद तक जो मृणाल सर के नोट्स है, उनके जो पीपीटीज हैं, क्लासेस हैं, उनको बार बार ऐसे प्रैक्टिस करके मुझे बहुत समझ आया। तो थैंकफुल टू हिम। वो बहुत एफर्ट देते हैं क्लास से पहले, जो पता चलता है उनके वीडियोस में, पीपीटीज में। तो दिस इज हाउ मैंने इकोनॉमिक्स में, मुझे एंड प्रीलिम्स, ऐसे प्रीलिम्स से पहले बहुत डर लगता था, अभी भी है, बट आई थिंक प्रीलिम्स के भी जो बीच बीच में, क्लास के बीच में, वो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस दे देते हैं। एक क्वेश्चन हो गया कैसे एजुकेटेड गेसिंग करनी चाहिए, कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट करना चाहिए। आप 50-50 भी दो ऑप्शंस में करते हो तो उसमें भी कभी कभी लॉजिक आता है, तो वो लॉजिक सिर्फ मतलब बहुत कुछ पढ़ने से नहीं होगा, तो वो प्रैक्टिस साथ में सर करवाने की जो एक देते थे मेंटरशिप, वो बहुत हेल्प किया। तो एफर्ट्स, सेल्फ एफर्ट्स महत्वपूर्ण रखते हैं, लेकिन अगर कहीं पर आपको कमी महसूस हो रही है तो मेंटरशिप भी नहीं कर। एक और क्वेश्चन यहाँ पे उठता है जब प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। अभी ऑब्वियसली रिजल्ट आए तो आप देखेंगे कि बहुत सारे नई उम्मीदें जो है वो जागेंगी, बहुत सारे लोग वीडियोस देखेंगे, आप जैसे टॉपर्स वीडियो देखेंगे, और वो एनकरेज होंगे एग्जाम देने के लिए। वहाँ पे एक चीज, फिर वो स्ट्रैटेजी वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, ढूंढना शुरू कर देते हैं, और उसमें एक चीज और आ जाती है, न्यूज़पेपर्स की करंट अफेयर। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि बहुत बार हैंडल नहीं होता है। न्यूज़पेपर्स आते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, 1-2 दिन मोटिवेशन रहता है, उसके बाद वो लैग करने लगता है और फिर से न्यूज़पेपर इकट्ठा होने लगता है। तो ये जो इतना बड़ा पार्ट है करंट अफेयर्स का, क्या ये वाकई में इतना बड़ा है इस प्रिपरेशन में, या फिर कहीं ना कहीं ये एक गलत परसेप्शन है?
और अगर है तो आपने यहाँ पर इसको कैसे हैंडल किया, इसका रिविजन किस प्रकार से किया, उसके बारे में थोड़ा सा आप जरूर बताएं। करंट अफेयर्स नो डाउट बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा हम इसको सेपरेटली बड़ा मैंने कभी नहीं देखा। नेचुरली यूपीएससी का सिलेबस बड़ा है, इसीलिए करंट अफेयर्स बड़ा है। करंट अफेयर्स सेपरेटली ऐसे मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था। अगेन मृणाल सर के ही जो नोट से मुझे रियलाइजेशन हुआ कि करंट अफेयर्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ स्टैटिक। जैसे भी हिस्ट्री का भी हो गया, आप कुछ पढ़ लिए ऐसे। आजकल प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि जब प्रेसिडेंट कोई स्पीच, ऑनरेबल प्रेसिडेंट कोई स्पीच देते हैं तो उसमें कोई कल्चर का अगर कुछ कॉनोटेशन हो, कुछ लिंक हो, तो उस बेसिस पे एक करंट अफेयर्स बन जाता है। तो वो सेपरेट नहीं है। अगर हिस्ट्री का आपको वो किस्सा, वो इवेंट पता है अच्छे से, तब आप एजुकेटेड गेसिंग के साथ भी वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टैटिक को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। न्यूज़पेपर का मैंने ऐसा था कि हर दिन आई स्टिल हैव द हैबिट एंड आई एम होपफुल कि कंटिन्यू करूं। हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ना है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं देती थी उसमें। आई स्पेंड अराउंड हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स ऑन न्यूज़पेपर, सिर्फ पढ़ती थी हर दिन जो भी नया डेवलपमेंट हुआ, सो दैट बैक ऑफ माई माइंड में वो सारा इवेंट रहे। किसी ना किसी मतलब क्वेश्चन में एलिमिनेशन हो गया, प्रीलिम्स तो अभी करीब है, हेल्पफुल हो जाता है। आप कुछ याद आ जाए, सपोज जैसे मतलब फाइनेंस वाले पेज में आरबीआई के अपडेट्स आते रहते हैं। कोई नया अपडेट आ गया, हो सकता है कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन कोई रिलेटेड हिंट आपको मिल जाए जिसमें समझ आ जाए कि ये चीज तो नहीं हो सकता, तो वो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर उसमें बहुत हेल्प करते हैं। प्लस करंट अफेयर्स कवर करने के लिए मैंने ये किया था कि आई यूज पीडीएफ, मंथली पीडीएफ्स। सारे रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, आप किसी का भी ले लो, सबके बहुत अच्छे होते हैं। वो बहुत अच्छे से जिस्ट बना के दे देते हैं। इवन आप अगर खुद न्यूज़पेपर से भी नोट्स बनाओगे, कुछ कुछ छूट जाएगा, वो चीज मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स पीडीएफ से बाकी वाला कवर करते हैं। तो आई प्रिफर्ड कि मैं वो पीडीएफ भी एवरी मंथ एक एक बार अच्छे से पढूं, हाईलाइट करके। रिवीजन के लिए मैंने पीडीएफ यूज नहीं किया है। एंड रिवीजन के लिए आई यूज पीडीएफ जो मंथली नहीं, जो कंपाइलेशन फिर आता है, प्रीलिम स्पेसिफिक, मेन स्पेसिफिक सब आता है, वो वाले पीडीएफ्स को मैंने तीन बार, चार बार ऐसे रिवाइज किया। कभी कभी हाईलाइट कर देती थी, कोई अच्छा एग्जाम्पल मिल गया मेंस के लिए, कोई अच्छा नया कुछ ऐसे एथिक्स में भी हो जाए, हेल्पफुल थिंकर्स का कुछ नया आया, एडिटोरियल में कोई पार्ट भी, वो सब भी पीडीएफ में कवर होता है। तो वो मैंने हाईलाइट करके रख दिया अपने किसी भी एक, जब भी मैं प्रैक्टिस करती थी किसी जीएस के क्वेश्चन में, कोई नोटबुक में, मैं उसको नोट कर लेती थी कि मैं कोशिश करूंगी कि 20 क्वेश्चन में से किसी एक में मैं ये डाल दूं, अगर कुछ बहुत पसंद आ गया। तो वैसे आप पीडीएफ्स को यूज कर सकते हैं। साल भर का करंट अफेयर्स आपको उससे ही रिवाइज हो जाएगा, बट वो भी अगेन आई विल से वो सेकेंडरी है। आप नहीं भी करोगे तो भी 80% आपका सिलेबस, आपका स्टैटिक पोर्शन ही स्ट्रांग होगा, तो करंट अफेयर्स अपने आप स्ट्रांग होगा। स्टैटिक का ज्यादा रिवीजन चाहिए। मैं बोलूंगी कि अगर आप 5 बार पढ़ रहे हैं तो डिवाइड कीजिए उसको, 7 बार स्टैटिक कीजिए और 3 बार करंट अफेयर्स पीडीएफ कीजिए, वो बेटर होगा। तो करंट अफेयर्स की समझ भी बहुत अच्छी हो जाती है। स्टैटिक जो है वो पेपर को समझने में ज्यादा बेहतर तरह से भी मदद करता है। और बेसिकली शायद पहले दिन का जो लोड है, पहले दिन से न्यूज़पेपर रीडिंग का जो हम लोड लेते हैं, वो लोड धीरे धीरे कम हो जाता है स्टैटिक। बिल्कुल ठीक। इसी के साथ साथ आंसर राइटिंग जो है ये सबसे करना सही होता है, क्योंकि एक नया एस्पिरेंट जो है वो ये सारी चीजें एक साथ शुरू कर देता है। वो बेसिक पढ़ना भी शुरू कर रहे हैं, वो न्यूज़पेपर भी रीडिंग शुरू कर रहे हैं और आंसर राइटिंग भी शुरू कर देते हैं। तो आंसर राइटिंग जो है उसे करना कब सही है, उसको स्टार्ट करना, उसको प्रैक्टिस करना कब? सबसे पहले अगेन जब एस्पिरेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं अपना जर्नी प्रिपरेशन का, मेरा ये मैंने किया था कि इनिशियली आप थोड़ा ज्यादा टाइम दे अपना समझने के लिए कि एग्जाम को एक्चुअली अप्रोच कैसा करना है। हर टॉपर की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, बट बेसिकली सब में एक चीज तो कॉमन रहेगी ही कि पहले प्रीलिम्स आएगा, फिर मेंस आएगा, फिर इंटरव्यू आएगा। तो जब मैंने भी ऐसे बहुत सारे टॉपर्स ब्लॉग देखे थे, फिर मैंने डिसाइड किया, अपना टाइम डिवाइड किया
कि ये करेंगे, देन आई रियलाइज कि मुझ में अभी भी मतलब प्रीलिम्स मुझे लगता है कि पूरा स्टेज का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर रहे हो तो मेंस तो लिखना ही नहीं है। तो मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मैंने ऑनेस्टली आंसर राइटिंग तब बिल्कुल भी नहीं किया था। प्रीलिम्स के बाद ही मेरा आंसर राइटिंग शुरू हुआ। और एक बहुत मुझे लॉजिकल बात ये लगी, मैंने सुनी थी या पढ़ी थी किसी टॉपर ब्लॉग से, अगर आपको मतलब कंटेंट ही नहीं है तो आंसर राइटिंग में शुरू से क्या करूं। जब मैंने पहली बार मतलब ऐसे यूपीएससी स्पेसिफिक न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, आधी से ज्यादा चीजें तो समझ में नहीं आती हैं क्योंकि हम उसका बैकग्राउंड, उसका स्टैटिक पार्ट नहीं जानते हैं। जैसे इंटरनेशनल अफेयर्स का कोई न्यूज आया, रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, लेकिन अगर आपको उसका प्रेसिडेंस नहीं पता कि सोवियत डिसइंटीग्रेशन हुआ था, कोल्ड वॉर हुआ था, रशिया यूक्रेन में इश्यूज क्यों है, वहां पे एथनिक इश्यूज क्यों है, ये सब समझ में नहीं आएगा तो नेचुरली प्रेजेंट डे करंट अफेयर्स भी समझ नहीं आएंगी। तो उस पे मैंने ये किया था कि मेरा बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके जब कंटेंट अच्छा होगा तभी तो आंसर राइटिंग में रिफाइनमेंट आएगी। अगर कंटेंट ही नहीं है तो क्या लिखूं। तो इसीलिए मैंने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में फोकस बहुत ज्यादा था कि मैं सिलेबस अच्छे से कवर करूं, बेसिक्स मेरा अच्छे से हो। प्रीलिम इसीलिए शायद पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में मेरे मार्क्स एक्चुअली पहले अटेम्प्ट में ज्यादा थे कंपेयर टू दिस अटेम्प्ट। उसमें बेसिक्स अच्छे थे मेरे। उसके बाद मैंने प्रीलिम्स के बाद मेंस का प्रिपरेशन किया। एंड ऑनेस्टली मैंने ऐसा रिग्रेट भी कभी नहीं किया कि मैंने आंसर राइटिंग पहले से शुरू क्यों नहीं किया, बिकॉज मेरे जीएस के मतलब मार्क्स ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस थे, अभी भी सिमिलर ही है। बस मैंने सोशियोलॉजी के एक पेपर में मेरा थोड़ा एफर्ट कम रह गया था, इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स उसमें कम थे। तो आई विल सजेस्ट कि आंसर राइटिंग शुरू से करने की जरूरत नहीं है। आप जब थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ जाए, जब आप कंफर्टेबल हो जाए कि मेरे ब्रेन में इतना रिटेंशन है, मैं याद करके, हमको बहुत कुछ याद करके 3 घंटे में लिखना होता है, अराउंड लाइक 10 मार्क्स 2 पेजेस, 20 मार्क्स होता है 3-4 पेजेस होते हैं, कितना कुछ लिखना होता है। जीएस का शायद एक पेपर अप्रोक्सीमेटली 4000 वर्ड्स होता है। तो इतना सब कुछ अगर दिमाग में ही नहीं है तो कैसे लिखेंगे। तो आप पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सब्जेक्ट वाइज कुछ पेपर्स भी होते हैं, उसको आप प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस उठा सकते हैं। एटलीस्ट जब एक सब्जेक्ट पे मास्टरी आ जाए, एटलीस्ट समझ में आ जाए कि बेसिक्स क्लियर है, ये इसमें मतलब कोई टॉपिक आएगा मैं कुछ तो लॉजिकल लिख सकती हूँ, तो तब आप आंसर राइटिंग शुरू कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपकी ग्रेजुएशन की बात करूँ तो आपने जैसे बताया कि आपका बैकग्राउंड, लेकिन आपका ऑप्शनल जो है वो सोशियोलॉजी है। तो इसके पीछे का क्या रास्ता था, और आप यहाँ पर बाकी एस्पिरेंट्स जो हमको क्या सजेस्ट करेंगे ऑप्शनल का चुनाव करते समय, क्या ध्यान में रखें? पहले मेरा तो बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है, बीटेक इंजीनियरिंग, एंड वो वाला सब्जेक्ट तो यूपीएससी ऑफर ही नहीं करती है, तो उतना तो था कि नया सब्जेक्ट तो लेना ही है। देन आई हैड टू डिसाइड कि ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स लेने प्रिपेयर करने में तो बहुत मुश्किल होती है, बिकॉज मेरा भी टेक्निकल सब्जेक्ट ही होता था और सिलेबस बहुत वास्ट होती है उसमें। तो नेचुरली अगर कोई साइंस सब्जेक्ट चूज भी करना था तो या तो मैथ्स था या फिर कोई ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लेना है। देन मैंने बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च करके ये डिसाइड किया था कि आई एम मोर कंफर्टेबल विद सेल्फ स्टडी, एंड मैं अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ती हूँ तो डिसिप्लिन ज्यादा रहता है, रादर देन जब मतलब कहीं जाके या बहुत डिपेंडेंट हो जाती हूँ तो एक बैक ऑफ द माइंड में थोड़ी सी आ जाती है कि डिपेंडेंस आ जाती है, जो मैं नहीं चाहती थी कि अपने आप से रहे। सेल्फ स्टडी में मैं कंफर्टेबल थी, अपने टाइम के हिसाब से पढूं एंड अपने शेड्यूल के हिसाब से पढूं। तो देन आई रियलाइज्ड कि मैथ्स कवर करने में बहुत टाइम जाएगा, एंड सिंस आई वाज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ तो थोड़ा कम सिलेबस हो तो अच्छा हो। तो मैंने डिसाइड किया उस पे कि मैं ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल लूंगी। ह्यूमैनिटीज में भी बहुत ऑप्शंस हैं, पॉलिटिकल साइंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सोशियोलॉजी, बहुत बच्चे ज्योग्राफी भी प्रेफर करते हैं। तो इसमें ये था कि मैंने सारा सिलेबस चेक किया, एंड सिलेबस भी उसमें से भी मुझे पॉलिटिकल साइंस का भी बहुत अच्छा लगा था,
एंड सोशियोलॉजी का भी बहुत अच्छा लगा था। देन तब जब ऐसे पूरा फाइनल डिसीजन लेना था तो मैंने बहुत सारे ऐसे मतलब मेरे स्टेट में जो है मेरे लिए अवेलेबल मेंटरशिप जो इन सर्विस है सीनियर ऑफिसर्स, लकीली मुझे 2-3 मतलब ऑफिसर्स के साथ, सर और मैम के साथ बात करने का मौका मिला। जाके ऐसे मांग लेती थी 2-3 मिनट दीजिए, एंड बहुत सारे ऐसे फीडबैक मिले। मतलब पता नहीं कैसे लकीली मेजरली मुझे फीडबैक मिला कि सोशियोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, यू विल एंजॉय दैट, एंड खुद पढ़ना है तो समझने में भी इजी होगा। एंड अगर आपको खुद ही कवर करना है तो एक तो सिलेबस कम ही है, एंड पहले पहले जो थिंकर्स हैं बहुत नए नए लगते थे, न्यू, एंड एक एडवेंचर टाइप लगा। तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैं यही ले लेती हूँ। बट देन ऑप्शनल में ऐसे ही होता है कि आप बस ये समझ के मत लीजिए कि सिलेबस छोटा है, इजी है। ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट यस समझने में इजी है, लेकिन उसमें भी व्हेन आई रोट आंसर्स, व्हेन आई अटेम्प्टेड द टेस्ट, तब मैंने रियलाइज किया कि इजी तो है लेकिन उसमें बहुत ग्रे एरियाज होते हैं। मैथ्स के जैसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता कि आपने बस ये आंसर लिख दिया तो यही सही है या यही गलत है। तो उसमें आपको बहुत रिफाइन करने की जरूरत है, बहुत सारे थिंकर्स को पढ़िए, उसे एनालाइज कीजिए, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स को एक क्वेश्चन में बैलेंस लेके आना वो बहुत जरूरी होता है। उसमें आपको पता चलेगा कि ह्यूमैनिटीज के ऑप्शनल भी इक्वली डिफिकल्ट होते हैं। जैसे साइंस के ऑप्शनल सिलेबस वाइज हैवी होते हैं, वैसे ह्यूमैनिटीज के ऑप्शनल आई थिंक ओपिनियन वाइज जो ग्रे एरिया समझने में उसमें बहुत हैवी होते हैं, बहुत टाइम लगता है समझने में। तो एक तरीके से इंटरेस्ट जो है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि शायद ये जो इंटरेस्टिंग अभी लग रहा है उसके आगे चल के काफी एरियाज में थोड़ी और मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी, उसको तो एंड में एक ये चीज भी था कि अब इसमें कूद गए हैं, डिसाइड कर लिया है कि ये करना है, तो मुझे तो ऐसे मतलब तब शायद नहीं बोलती, बट अभी आज ऑन द अदर साइड ये फीलिंग आ रही है कि बस हिम्मत बहुत बहुत बड़ी चीज है इसमें। अगर कोई एग्जाम देने के लिए रेडी है तो नेचुरली उसमें करेज बहुत ज्यादा है, वो प्रिपेयर्ड है कि मुझे मेहनत करना है, मुझे लंबा टाइम देना है, मुझे इसमें पेशेंटली लगना है, तो मुझे करना है। तो फिर चाहे आप कोई भी ऑप्शनल ले लो, आप देखो लिस्ट में आई थिंक हर ऑप्शनल में प्रोपोर्शनेटली बच्चे हैं, रेशियो ले लो कितने बच्चे देते हैं और कितने क्वालिफाई करते हैं, तो आप कोई भी ऑप्शनल लो, आप बस अच्छे से करो एंड वो अच्छे से हो जाएगा। तो कस्तूरी जी, ऑब्वियसली लॉन्ग जर्नी है, बहुत सारा सिलेबस है, इसको आपने रिवाइज कैसे किया? मतलब आपका रिवीजन का जो शेड्यूल है वो किस प्रकार का रहता था इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान? क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो क्लास देख लेते हैं, उस टाइम पे उन्हें समझ आता है, फिर वो एक लंबा गैप छोड़ देते हैं, उसके बाद वापस जब वो सब्जेक्ट को उठाते हैं तो वो जीरो हो चुका होता है। तो इसको कैसे डील करना है और आपका रिवीजन जो है वो कैसे हुआ करता था प्रिपरेशन के? इसका सोल्यूशन भी मुझे इसमें मिला कि बहुत लंबा सिलेबस है, एंड शुरुआत में जब हम शुरू करते हैं स्पेशली फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत ऐसे होता है कि ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो बुक कवर कर लूँ, ये बुक कवर कर लूँ। बट धीरे धीरे जब समझ बढ़ती है, आप समझ जाओगे कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, देन यू विल रियलाइज कि बेसिक चीजें हर बुक में सेम ही होती है, बाकी बस थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट्स किसी बुक में कोई नया ऐसे 2-3 पॉइंट मिल गया, ऐसे ही होता है। बेसिक चीज जो आपको स्ट्रेंथन करनी है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो तो सिर्फ एक ही बुक में मिलेगा। तो आप कोई भी ऐसे जो भी सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट के स्टैटिक के लिए सिर्फ एक ही बुक चूज करें, आपको जो भी अच्छा लगे। अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैंने तो बेसिक बुक्स लिया था टॉपर्स ब्लॉग देख के, तो वैसे हो गया कि पॉलिटिका लक्ष्मीकांत तो हम मतलब उसमें तो बाइबल ही है। वैसे ज्योग्राफी का मैंने एनसीईआरटी किया था, एंड मृणाल सर के वेबसाइट में उनके कुछ पीपीटीज मिल गए थे जो राजतनील मैम के रिकॉर्डेड है, तो वो मैंने ले लिया था। उसका फीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिला एंड पीपीटी बहुत अच्छा लगा, समझने में इजी लगा। देन वैसे कुछ कुछ है, हिस्ट्री के मैंने एनसीईआरटी बताया, फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया देख लिया था मैंने, और एंड इकोनॉमिक्स के लिए अगेन मृणाल सर के नोट्स ही पूरा मैंने एंड टू एंड किया।
उसके लिए और कुछ तो रेफर नहीं किया। ऐसे ही बस एक सब्जेक्ट लीजिए और एक सब्जेक्ट में एक ही चीज आपका बेसिक होना चाहिए। वैसे ऑप्शनल का भी आप टॉपिक वाइज अलग अलग बुक्स में आपको शायद कंटेंट मिलेगा, क्योंकि ऑप्शनल थोड़ा ज्यादा कवर होना होता है। लेकिन ये डिसीजन ले लीजिए, आप बुक में टिक करके रखिए कि ये टॉपिक तो मैं इसी बुक से ही कवर करूंगी। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका पूरा सिलेबस मैप कीजिए, जो भी टॉपिक्स लिखे हैं सिलेबस में, एवरी टॉपिक के लिए मैं सिर्फ एक ही रिसोर्स को बेसिक के लिए रेफर करूंगी। बाकी जो भी होंगे सिर्फ वैल्यू एडिशन होंगे, जो कि मेंस में एंड में थोड़े थोड़े आपके आंसर्स रिफाइन करने के लिए धीरे धीरे आएंगे। तो इससे रिवीजन का लोड कम हो जाता है। आप जब एक चीज को बार बार पढ़ते हो तो अपने आप मेमोरी रिटेंशन बढ़ती है, रादर देन जब आप 10 चीजों को एक एक बार पढ़ते हो। एक किसी किसी की एक फोटोग्राफिक मेमोरी भी होती है, एक बुक को आप 3 बार पढ़ लो तो याद रहता है कि इस बुक में ऐसे लिखा था, तो ऐसे आंसर्स हो सकता है। ऐसे ही हेल्प हो जाएगा और धीरे धीरे रिवीजन का लोड भी कम हो जाता है। तो अभी प्रीलिम्स आने वाले हैं, तो हमने उन लोगों की तो बात की जो कि अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी शायद एग्जाम नहीं देंगे, लेकिन जस्ट 2-3 दिन बाद प्रीलिम्स हैं। ये जो प्रीलिम्स से पहले के 10-15 दिन होते हैं, इस टाइम पर किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि उस समय में भी बहुत बार दिमाग में आता है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, कोई और किताब उठा ली या इस तरह की चीज़ें। तो ये जो 10-15 दिन हैं प्रीलिम्स से पहले के होते हैं, अब तो नहीं बचे हैं, बट इन जनरल जब होते हैं तो उस समय क्या ध्यान में रखना चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर फोकस? प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो मैं शुरू से ही बता दूंगी कि मेरा अप्रोच ऐसा था कि 2.5 मंथ्स में सेपरेटली सिर्फ प्रीलिम्स के लिए रखती थी, प्रीलिम्स के पहले, क्योंकि उसमें बहुत एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है। एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग करना होता है अपने को कि मुझे कौन सा अटेम्प्ट लेना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कितना अटेम्प्ट करना है, मेरा गेसवर्क कितना अच्छा है, मतलब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से ही मुझे ऑप्टिमम मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये आप जितने हो सके टाइम मिले आप टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन अपना भी ऑप्टिमम देखिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन में 4 मॉक टेस्ट देना है। उससे क्या प्रॉब्लम होगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसको एंश्योर कीजिए कि जितना भी मैंने आज 100 क्वेश्चन सॉल्व किया, तो वो 100 क्वेश्चंस में अगर मैंने 40, 50, 60 जितनी भी गलतियां हुई, वो गलतियां मेरे दिमाग में रहनी चाहिए। और ये मतलब मेरे साथ तो वर्क करता है, एंड बहुत लोग रिलेट भी कर पाएंगे। जब हम एक गलती करते हैं तो वो बेटर याद रहती है रादर देन जब कोई क्वेश्चन सही हो जाए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं बहुत हेल्पफुल रहते हैं। आप कितने भी दें, 30, 40, 50 जितना भी टाइम हो, हर दिन दे सकते हैं, एक एक अगर हो सकता है तो। नहीं तो मैं तो अल्टरनेट डेज देती थी। जब 2.5 मंथ्स पहले शुरू किया तब 2-3 दिन में एक दिया। फिर जब रिविजन ज्यादा होता रहा, कम टाइम में एक मतलब रिविजन हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता है स्पीड, तो आप हर दिन एक एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपने स्पीड के हिसाब से कीजिए। हमेशा मतलब मिस्टेक्स को याद रखिए। एंड 7-8 दिन पहले मैं टेस्ट देना छोड़ देती थी, क्योंकि नेचुरल है, कभी कभी कोई टेस्ट डिफिकल्ट होता है, कोई इजी होता है, किसी में बहुत मार्क्स आ जाते हैं, किसी में कम आते हैं, तो वो सब दिमाग में लेके नहीं जाना है। मैं तो यही सोचा था कि मार्क्स जो मॉक के हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप मॉक टेस्ट ये सोच के दें कि आपका नॉलेज बेटर हो, रिफाइन हो, अगर कोई गलती दिमाग में है तो उसका करेक्शन हो, अगर कोई नई चीज आपको इम्पोर्टेंट लगे तो वो आपके दिमाग में रहे। एंड 7 दिन पहले ये भी होता है कि कुछ छूट गया क्या, कुछ रह गया क्या, बट एक एक्सपीरियंस ये भी है कि आपने अगर इतने सारे टेस्ट दिए हैं, मतलब 1000-2000 कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो सिलेबस भी तो उसी में है ना, तो किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको वही क्वेश्चन की कुछ ना हो तो एक ऑप्शनल एलिमिनेट करने में हेल्प हो जाएगी। एंड क्वेश्चंस तो उसी में से ही आएंगे। एंड नेचुरल है, हर टॉपर इस चीज को एग्री करेंगे कि कितना भी प्रिपरेशन हो, फुल फ्लेजेड हमको 30 से 40 क्वेश्चन ही आते हैं। इनफैक्ट आजकल तो और भी कम हो गया है प्रीलिम्स, मतलब उसमें फिर आपको एलिमिनेशन करना होता है, 2 ऑप्शन सही लगेंगे, 3 ऑप्शन सही लगेंगे। तो अगर आपकी बेसिक, अगेन आई एम सेइंग बेसिक स्ट्रांग है, तो आपको 30-40 क्वेश्चन अच्छे से
आ जाएंगी जो इजी क्वेश्चंस है, और इसको मृणाल सर भी कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स है, इसको लूज नहीं करना है। अगर इसको इसमें आपका नेगेटिव हो गया, ये गलत हो गया, तो आप रेस से बाहर हो गए। इंश्योर कीजिए ये 30-35 जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, सबको आती है, वो आपको सही होना चाहिए। फिर बाकी आप अपने सियोरिटी के हिसाब से, आपके गेस कितने अच्छे लगते हैं। कुछ लोग होते हैं कि 60 अटेम्प्ट करेंगे और सारे सही हो जाएंगे, या सिर्फ 2-3 गलत होते हैं। मैं तो थोड़ा रिस्क लेती हूँ। तो एक और टाइप के होते हैं जो 90, 92, मैं 92, 93 ऐसे अटेम्प्ट करती थी, क्योंकि नेगेटिव्स भी होते थे मेरे बहुत सारे। इतना इंश्योर करना है कि इजी क्वेश्चन सही होने चाहिए। फिर आप बहुत सारे टेस्ट देके पता चल जाएगा कि आपका ऑप्टिमम नंबर क्या है, 60 है, 70 है, 80 है। एग्जाम में उसको स्टिक कीजिए। डिसीजन मेकिंग वो पॉइंट नहीं है कि वहां पे आप एक्सपेरिमेंट करिए जाके। प्रीलिम्स का दिन इतना होना चाहिए कि आपके माइंड में कुछ चीजें पहले से फिक्स रहनी चाहिए, बहुत काम होनी चाहिए। मैं डिसाइड करके गई थी कि मुझे इतने तो अटेम्प्ट करने ही है, क्वेश्चन चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, कितना भी इजी हो। आप मल्टीपल टेस्ट देंगे तो आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फेस करेंगे। देन यू विल रियलाइज कि क्वेश्चन कैसा भी हो, 30-40 क्वेश्चन सही होंगे, बाकी जो 60-70 मैंने किया है अटेम्प्ट, तो उसमें से 50-50 मेरा सही होगा, सही कुछ गलत होगा। तो उसमें आपका पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस होगा। ये डिसीजन जो भी आपके माइंड में है वो आप फिक्स रखिए। 7 दिन पूरा रेस्ट कीजिए, रेजुविनेट कीजिए, एकदम टेंशन नहीं, स्ट्रेस वो तो होता रहता है, इसलिए ज्यादा फिजिकली खुद को मतलब फैटिग मत देना बॉडी को कि 10-12 घंटे पढ़ना है। एंड प्रीलिम्स के पहले मेरे लिए स्पेशली, एंड शायद मेरे टाइप के जो भी एस्पिरेंट्स होंगे उनको 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है। नहीं तो आपको फिर एग्जाम में ही मतलब ऐसे आंख में दर्द होगा, आप नहीं दे पाएंगे। इतना याद रख के जाइए कि वो 2 घंटे बहुत मैटर करता है। आप जब मेंस भी देंगे ना, तो आपको फील होगा कि वो वाला 2 आवर्स बहुत स्ट्रेसफुल था कंपेयर टू मेंस जब आप लिख रहे हैं। वो 2 आवर्स जब जिसने दिया है उनको पता है कितना स्ट्रेस और टेंशन होता है। तो रिलैक्स करके जाइए, पहले दिन अच्छे से सोइए, 7-8 दिन बस देख लीजिए कि आपको थोड़ा थोड़ा कहीं ऐसे कुछ छूट गया, ऐसे तो लगेगा ही। थोड़ा थोड़ा बस रिवाइज कीजिए, न्यूज़पेपर से टच में रहिए, एंड बस वही जो भी आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है उनसे बात कीजिए, ऐसे ही आगे चल के जाइए। आपका अगर 1 साल का प्रिपरेशन सही रहा है तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। इसके साथ आप अब जो एग्जाम देने वाले हैं उनको और 2 ऐसी बातें जो कहना चाहेंगी एक सजेशन के रूप में, जैसे आपने अभी बहुत अच्छे सजेशंस दिए उनको, लेकिन अब 2-3 दिन के समय में और कुछ ऐसी बातें जो आप उन्हें कहना चाहेंगे अब जो भावी एस्पिरेंट्स हैं जो 2023 के प्रीलिम्स हैं। ये साल मतलब बोलूंगी तो नहीं कि अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बिकॉज प्रीलिम्स ही एक ऐसा है बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है डे बाय डे। इवन कट ऑफ भी कम हो रहे हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी है, क्वेश्चन इजी आएगा तो सबके लिए इजी आएगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा तो सबके लिए डिफिकल्ट आएगा। डिफिकल्ट दिमाग में लेके नहीं जाना है, बस आप ये याद रखिए कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो इसमें मुझे बेस्ट नहीं देना है अपना। जब कंपटीशन आता है ना, तो बस दूसरों से अच्छा करना है कि आपको कितना चाहिए। आपको पता है कि आपको कट ऑफ क्रॉस करना है, कट ऑफ तो मतलब आजकल कम भी हो रहा है। एम रखिए कि मैं 50% ले आऊं, 100 आजकल सेफ हो रहा है, जो कि मैं भी एम करती थी। तो इसलिए बस इतना याद रख के जाइए कि मेरा प्रिपरेशन अगर जितने भी लोग दे रहे हैं 10 लाख 11 लाख, अभी शायद मेरे 2022 में 5 लाख लोगों ने अपीयर किया था, उसमें से क्या मैं 10,000 के आगे जितनी मेहनत मैंने की है, मैंने डिटर्मिनेशन है मुझ में, प्रिपरेशन मेरी अच्छी है, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगी भी तो भी मैं वो 10,000 में ही बिलोंग करूंगा, इजी भी आएगा तो भी मैं वो 10,000 में ही बिलोंग करूंगा। ये एटीट्यूड लेके जाना है प्रीलिम्स के दिन, मतलब एकदम पूरा दबंग होके जाना कि मेरा आज क्लियर हो जाएगा। प्रीलिम्स के दिन एकदम मन में शक नहीं लाना है कि मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। आपको कोई कुछ बोलेगा भी कि मुझे याद है जब मैं पहले अटेम्प्ट दे रही थी, तो सुबह ऐसे हमारा एक कल्चर में है कि सुबह हम सारे बड़ों के आशीर्वाद एंड ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं। सब साथ तो नहीं रहते, कॉल में किसी ने कह दिया था कि ठीक है, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, अभी उम्र है, पहली अटेम्प्ट है, क्या है।
तो ये चीजें मुझे कभी कभी डिमोटिवेट करती है कि उस इंसान को मुझ में भरोसा क्यों नहीं कि मेरा हो जाएगा। तो ये चीज, लेकिन मैंने तब डिसाइड किया था, ये अगर उन्होंने 7 दिन पहले बोला होता तो शायद मैं अपने दिल पे लेती। उन्होंने आज बोला है, लेकिन आज मेरा दिन है, वो कौन होते हैं बोलने वाले। एकदम ये एटीट्यूड लेके जाना है। प्रीलिम्स के दिन आप किसी की मत सुनिए, कोई कुछ भी कहे, बस ये सोचना है कि आप बेस्ट हो और अपना बेस्ट दे के आना है। ये एटीट्यूड के साथ जाओगे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, पर यही कॉन्फिडेंस देता है आपको, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। खुद को बूस्ट कीजिए, दूसरों को नहीं बताना है कि मेरा हो जाएगा, खुद को बताइए कि मेरा हो जाएगा और आज मेरे से बेटर कोई नहीं। तो यही एटीट्यूड लेके प्रीलिम्स देने जाओ, एंड प्रिपरेशन सही रहा तो सब सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच कस्तूरी, आपने इतना समय दिया इस प्लेटफॉर्म को और ऑलमोस्ट आपने वाकई में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए और ये जो पूरा इंटरेक्शन था ये आगे जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें बहुत बहुत काम आएगा। एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई, इतनी बेहतरीन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।